वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। मैं मोहित रावत। दोस्तों 10 कदम सीरीज का ये पार्ट 3 है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 हम सोल्व कर चुके हैं। आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों ज्यादा देरी ना करते हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो 10 कदम सीरीज है, यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन लेते हैं और 10 क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करते हैं। तो साथियों शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित थे? आप सब जानते हैं जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं वो किससे संबंधित है? कुणिद वंश से संबंधित है। यानी क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। साथियों अब आपको कुणिद वंश से संबंधित समझना है कि जो मुद्राएं हैं जो कुणिद वंश की, वो 3 प्रकार की हैं। सबसे पहली जो मुद्रा है वो ध्यान रखना आपको, वो है अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। क्या है? अमोघ भूति। यहां पे लिखता मैं अमोघ भूति। तो साथियों आपने देखा अमोघ भूति प्रकार की। दूसरी जो मुद्रा है जो यहाँ पे क्वेश्चन में भी आ रखा है वो है अल्मोड़ा प्रकार की। और जो तीसरी प्रकार की जो मुद्रा है वो है छत्रेश्वर प्रकार की। क्या है? छत्रेश्वर प्रकार की। तो आपने देखा जो कुणिद वंश की जो मुद्राएं हैं हमें 3 प्रकार की प्राप्त हो रखी है। एक हो रखी है अमोघ भूति की, एक अल्मोड़ा प्रकार की और एक छत्रेश्वर प्रकार की। अब साथियों अगर हम इन मुद्राओं के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो अमोघ भूति की मुद्रा है यानी अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्रा है वो हमें चांदी यानी रजत व ताम्र यानी तांबा यानी दोनों प्रकार की हमें क्या मिल रखी है? मुद्राएं मिल रखी है। यानी रजत में भी मिल रखी है और ताम्र में भी मिल रखी है। लेकिन अगर हम अल्मोड़ा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं की बात करेंगे तो यह हमें केवल ताम्र मुद्रा मिल रखी है। तो ये हमें केवल ताम्र मुद्रा मिल रखी है, आपको ये स्पेशल ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम अल्मोड़ा मुद्रा के बारे में। तो साथियों यहां से क्वेश्चन बनता है अल्मोड़ा मुद्राओं से कि अल्मोड़ा मुद्राओं में कितने कुड़िद राजवंशों का या कितने राजाओं का नाम वर्णित है? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें 8 प्रकार के राजाओं का नाम मिलता है। यानी 8 राजाओं को हमें क्या मिलता है? नाम मिलता है। किसमें? अल्मोड़ा मुद्रा में। अगर आप नाम ध्यान रख सकते हो तो जैसे कुछ स्पेशल नाम लिखता है यहाँ पे, जैसे शिवदत्त। आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा यहाँ पे शिवदत्त। शिवदत्त। दूसरा नाम रख सकते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा शिव पालित, शिवदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित। तो आपको 3 नाम मिल गए यहाँ पे, शिवदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित। इसके अलावा आप याद रखोगे एक नाम है आशेक, एक नाम है गोमित्र। तो साथियों कुछ नाम है आप क्या रख सकते हो कि ध्यान रख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है यहाँ पे 8 राजाओं का नाम है, यानी कुड़िन के 8 राजाओं का नाम मिलता है। तो आगे बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे है, राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं राजकीय डिजाइन केंद्र का, जिसका नाम क्या है? राजकीय हथकरघा डिजाइन केंद्र। तो ऑप्शन है जैसे यहाँ पे आपके पास काशीपुर, देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर। तो आप सब जानते हैं जो राजकीय डिजाइन केंद्र है ये कहां पर है? काशीपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट जो यानी संस्थान है उनको देखोगे। दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कुछ संस्थान लिखे हैं मैंने। जैसा पहला है उदय शंकर नृत्य संगीत अकादमी, कहां पे है? अल्मोड़ा में है। दूसरा क्या है? राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय यानी स्टेट इंडस्ट्रियल कॉलेज की बात करेंगे तो कहां पर है? भरसार पौड़ी गढ़वाल में। तीसरा है राजकीय विधि कॉलेज यानी गवर्नमेंट लॉ ऑफ कॉलेज की बात करेंगे तो कहां है? गोपेश्वर में है। जड़ी बूटी शोध संस्थान ये कई बार आ चुका है, कहां पे है? गोपेश्वर चमोली में। आगे बात करेंगे उच्च शिक्षा उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां पे है? श्रीनगर में है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान की बात करेंगे, आपको सबको मालूम होगा कि अल्मोड़ा में, लेकिन आपको अल्मोड़ा में भी जगह ध्यान रखना है, वो है कटारमल में। यानी जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास जो संस्थान है वो कहां पे है? कटारमल अल्मोड़ा में। आगे बात करेंगे वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी यानी फॉरेस्ट ट्रेनिंग और पंचायत ट्रेनिंग जो अकेडमी है वो कहां पे है? हल्द्वानी में है। आगे बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, तो वो कहां पे है? अल्मोड़ा में। तो साथियों कुछ संस्थान थे आपको ध्यान रखने हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करें। जो उदय शंकर नृत्य संगीत अकादमी है वो अल्मोड़ा में है। दूसरा क्या है? जैसे राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय वो भरसार पौड़ी गढ़वाल में है। तीसरा है राजकीय विधि कॉलेज, वो कहां पे? गोपेश्वर में है। गोपेश्वर से आप नाम ध्यान रख सकते हो, गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? गो स्थल था। क्या था? गो स्थल। आगे बात करेंगे जैसे क्या है जड़ी बूटी शोध संस्थान की बात करेंगे, ये कहां पे? गोपेश्वर में है। आगे बात करेंगे उच्च स्तरीय पोस्ट संस्थान, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, श्रीनगर में है। जीबी पंत की बात करेंगे यहाँ पे कहां पे? कटारमल, ध्यान रखना है आपको। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी की बात करेंगे तो ये हल्द्वानी नैनीताल में है।
और लास्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, तो ये कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये एक्सप्लेनेशन था साथियों। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। दोस्तों सरल क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आप बार बार रिवाइज करो। यहाँ पे है जैसे निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ऑप्शन है किंगरी, श्रीकंठ, बाराहोती और ट्रेल पास। इसका आंसर सब जानते हैं, जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जो जोड़ने वाला जो दर्रा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रेल पास। साथियों आपने यहां तक तो ये देख लिया। इसके अलावा अगर आप कुछ ध्यान रखना चाहते हो, जैसे आप ध्यान रखोगे, चलो ये हम मैप में देखेंगे, अभी आगे की स्लाइड में देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे की बात करेंगे, आप इन्हें याद करो, इसके बाद हम मैप में स्टडी करेंगे। दोस्तों देखो, प्रमुख दर्रे की बात करेंगे, जैसे चमोली और तिब्बत के बीच में, तो आपको देखना पड़ेगा माणा दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, किंगरी बिंगरी, डुंगरीला, बालचा, घाटरलिया, कोई दर्रा, म्यूंडार दर्रा, सलसला, तंजुम, चोरहोती और लमलंग। तो ये दर्रे ऐसे हो गए जो चमोली और तिब्बत को जोड़ते हैं। कौन कौन से, माणा, नीति, किंगरी बिंगरी, डुंगरीला, बालचा दर्रा, घाटरलिया, म्यूंडारला, सलसला दर्रा, तंजुम दर्रा, चोरहोती दर्रा, लमलंग दर्रा। साथियों चमोली तिब्बत का था। अब हम बात करेंगे पिथौरागढ़ और चमोली के, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। वो है मार्चयोग दर्रा, टोपी धुंगा दर्रा, बारहोती दर्रा, लातूधुरा दर्रा। तो पिथौरागढ़ चमोली के बीच में आपको 4 दर्रे याद रखने हैं, मार्चयोग, टोपी धुंगा, बाराहोती और लातूधुरा। तो ये 4 आपने देख लिया पिथौरागढ़ चमोली के बीच में। अब देखोगे आप पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में देखोगे तो सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, मानसा दर्या, मानसा लंपिया दर्या, लिपुलेख गुंजी दर्या, दारमा नबीधुरा दर्मा, ऊंटा जयंती दर्रा और लेविला दर्रा। तो ये आपने पिथौरागढ़ और तिब्बत से देखे। अब साथियों हम कहां जाएंगे, हम उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक है जैसे मुलिंगला दर्रा, थांगला दर्रा, सांग चोकला दर्रा और नेलंगला दर्रा। तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में आपने ये चार क्या देखे, दर्रे देखे। साथियों आपने एक बार इसे ध्यान से देखे, अब हम इसे मैप में सोल्व करेंगे। देख लिया आपने, अब चलेंगे मैप में। दोस्तों यहाँ पे मैप में देखो, सबसे पहले हम उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में चलेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ से ऊपर तिब्बत है, यहाँ हिमाचल है। तो सबसे पहले अगर हम उत्तरकाशी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे उत्तरकाशी में कौन कौन से दर्रे हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा, आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे रखता है 1 2 3 और 4 दर्रे, यानी उत्तरकाशी से आप 4 दर्रे याद रखो। सबसे पहले रखोगे आप जैसे व्यांगला दर्रा, यहां पे लिखता मैं व्यांगला दर्रा। साथियों आप भी नोट डाउन करो, ये मैप बनाने में मुश्किल से आपको 30 सेकंड का समय लगेगा। तो 30 सेकंड में जल्दी ये मैप बनाओ और फिर इसे क्या करो, अपने आप अभी रिवाइज करो, अभी राइट डाउन करो। तो जैसे सबसे पहले ब्यांगला दर्रा, दूसरा दर्रा बात करेंगे, जैसे हम जानते हैं थांगला दर्रा, थांगला हो गया, यानी ब्यांगला दर्रा, थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा। तो साथियों आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जैसे अगर किसी के पीछे लाल ला आता है तो आप क्या कर सकते हो कि उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जोड़ सकते हो। मैक्सिमम लगभग 95% क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा। एक दो अपवाद हैं, वो आगे बात करेंगे। तो आपने देखा सबसे पहले ब्यांगला दर्रा, थांगला दर्रा, मुलिंगरा दर्रा, सांग चोकला दर्रा, सांग चोकला। तो साथियों आपने यहां पे क्या देखा, सांग चोकला। और एक और याद रखना चाहते हो, वो है रसन चोकला, रसन चोकला। तो साथियों आपने क्या क्या देखे यहाँ पे, एक बार दोबारा रिवाइज करो, मैप में लिखो क्या है, ब्यांगला दर्रा, थांगला दर्रा, मुलिंगरा दर्रा, सांग चोकला दर्रा और रसन चोकला दर्रा। तो ये जो 5 दर्रे हैं ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जोड़ते हैं। अब आपको एक दर्रा और ध्यान रखना है यहाँ पे उत्तरकाशी में, यहाँ पे है एक दर्रा जो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को जोड़ता है। उसका नाम आपसे जानते हैं क्या है, श्रृंगकंठ दर्रा, श्रृंगकंठ दर्रा। तो उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो गया, श्रृंगकंठ दर्रा हो गया। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने के लिए आपको 5 दर्रे ध्यान रखने हैं, कौन सा, ब्यांगला, थांगला, मुलिंगला, सांग चोकला और रसन चोकला। आपको याद हो गए, राइट डाउन करो। आगे बात करेंगे,
जैसे हम बात करेंगे, आप जानते हैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट दर्रा याद रखोगे दोस्तों आप, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है यहाँ पे। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में एक दर्रा है, उसका नाम है कालिंदी दर्रा। क्या है? कालिंदी दर्रा। तो आपने यहां पे देखा क्या हो गया, कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा किसके बीच में? उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। देखा साथियों। अब बात करेंगे यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चमोली और तिब्बत के बीच में। चमोली और तिब्बत के बीच में, चमोली और तिब्बत के बीच में, बार बार दोहराओ, आपको याद होगा। चमोली और तिब्बत के बीच में बात करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे, एक रखोगे आप बालचा दर्रा। क्या रखा हमने? अभी पीछे भी देखा था, बालचा हो गया। आप बात करोगे जैसे चोर होती हो गया। क्या हो गया? बालचा, चोर होती। नीति माणा तो सब जानते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि नीति माणा कहां पे, बागेश्वर, यहाँ पे क्या बोलते, चमोली में है। कहां पे? बद्रीनाथ के आसपास में। तो आप यहां से देख सकते हो कि ये चमोली में है, इसलिए ये तिब्बत से जुड़ेगा। तो नीति माणा दर्रा, ये तो आप सबको याद है। एक याद करोगे आप, सलसला और लमंगला। यहां पे लिखता मैं सलसला। तो आपने देखा सबसे पहले क्या देखा, चमोली और तिब्बत के बीच में बालचा हो गया, चोर होती हो गया और सलसला हो गया। नीति माणा आप सब जानते हैं। और एक याद करोगे, और आप याद करोगे, यह है लमलंग। लम लंग। तो साथियों आपने यहां पे कितने दर्रे देखे? यहां पे आपने जो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में 4 दर्रे देखे। कौन कौन से? बालचा दर्रा, चोर होती दर्रा, सलसला दर्रा और लमलंग दर्रा। 4 दर्रे याद हो गए। ठीक है। अब आगे बात करेंगे पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में आपने सबसे पहले देखा था जैसे ऊंटा जयंती दर्रा देखा था। क्या देखा था? ऊंटा जयंती दर्रा। तो ऊंटा जयंती दर्रा हो गया। लिपुलेख दर्रे के बारे में तो सब जानते हैं, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में भी रहा था। तो लिपुलेख दर्रे के बारे में हम यहां पे नहीं लिखेंगे। इसके अलावा आप देखोगे दारमा ए नवी धुर्रा। क्या रखोगे? दारमा। आप सब जानते हैं कि जो दारमा घाटी हो पिथौरागढ़ में, तो दारमा व नवीधुरा। तो दारमा नवीधुरा हो गया। तो आपने यहां से क्या देखा? एक देखा ऊंटा जयंती, दारमा नवीधुर्रा। इसके अलावा आप क्या रखते हो? मानसा लंपिया। मानसा लंपिया, मानसा लंपिया। तो साथियों आप क्या ध्यान रखोगे, यहां से इतने दर्रे ध्यान रखोगे। तो आपने यहां तक ध्यान रख लिए, ऊंटा जयंती, दारमा नबी धुर्रा, मानसा हो गया, मानसा लंपिया हो गया। ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, यहां पे बनते हैं जो उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। आपको 4 दर्रे ध्यान रखने हैं, बहुत बार एग्जामों में आते हैं। 1, 2, 3 और 4 हो गया। आपको ये 100% ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर वाले अगर भूल भी जाते हो, लेकिन आपको ये 4 तो 100% ध्यान रखना है। सबसे पहला है बाराहोती। क्या है? बाराहोती। दोस्तों आपने चोर होती देखा था, चोर होती तो कहां है? तिब्बत और चमोली के बीच में। अगर बाराहोती की बात करेंगे तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। एक है मार्चयोग, आप सब जानते हैं मार्च, मार्चयोग हो गया। बाराहोती, मार्चयोग। एक है लातूधुरा, और एक यहां पे लिख देता मैं, यहां पे जगह नहीं है, टोपी दूंगा, टोपी दूंगा। तो साथियों आपने यहां पे कितने दर्रे देख लिए? लगभग 10-15 दर्रे हो चुके होंगे। फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज करो। अभी एक दो मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे और छूट रखे हैं, अभी डिस्कस करेंगे उनके बारे में। एक बार दोबारा से रिवाइज करो। सबसे पहले देखो, ब्यांगला, थांगला, मुलिंगला, सांगचोकला और रसन चोकला, ये कहां के हैं? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। फिर आपने श्रीकंठ दर्रा देखा था, वो कहां जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को। अब आपने एक दर्रा देखा था, कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा किसे जोड़ता है? चमोली और उत्तरकाशी को। अब आप चलोगे चमोली और तिब्बत के बीच में। तो चमोली तिब्बत के बीच में सबसे पहले जैसे आपने यहां पे देखा था, बालचा दर्रा, चोरहोती दर्रा, सलसला दर्रा, लमलंग दर्रा। तो आपने यहां से 4 दर्रे याद करने। ठीक है, आपको हो गए होंगे। आगे बात करेंगे जैसे पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। तो पिथौरागढ़ तिब्बत के भी आपको 4-5 ध्यान रखने हैं, जैसे ऊटा जयंती, दारमा नबीधुरा, मानसा लंपिया, है ना। लेकिन आप इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हो, जैसे आप सब जानते हैं लिपुलेख दर्रा, ये तो खैर सबको मालूम होता है, फिर भी ध्यान रखोगे लिपुलेख दर्रा। तो ये किसके बीच में हो गए? पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, जो मैं सबसे इंपोर्टेंट बता रहा हूं आपको, वो है
चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले। तो चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले 4 दर्रे आपको 100% होना चाहिए। आपकी जबान में ऐसा होना चाहिए जैसे आप सोते वक्त बोले तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। बाराहोती, मारचौक, लातूधुरा और टोपी दूंगा। बाराहोती, मारचौक, लातूधुरा और टोपी दूंगा किसके बीच में है? उत्तरकाशी नहीं, किसके बीच में? चमोली के बीच में। हाँ, किसके? और चमोली किसके? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में 4 दर्रे हैं, बाराहोती, मारचौक, लातूधुरा और टोपी दूंगा। उसके अलावा आपने अभी ट्रेल पास देख लिया था। ट्रेल पास कहां पे है? ट्रेल पास यहाँ पे, ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में ट्रेल पास यहाँ पे हो गया। इसके अलावा एक दर्रा आप यहाँ पे और याद करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है, वो है ये चंपावत आ गया, ये पिथौरागढ़ आ गया। तो चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में एक दर्रा है, वो है लास्पा दर्रा। क्या है? लास्पा दर्रा। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में क्या दर्रा आ गया? लास्पा दर्रा आ गया। और एक दर्रा अगर और ध्यान रखना चाहते हो आप रख सकते हो, जैसे यहाँ पे सुंदर डूंगा दर्रा आ गया। सुंदर डूंगा तो कहां पे? बागेश्वर और चमोली के बीच में। तो साथियों आपने लगभग 10-15 से ज्यादा यहाँ पे क्या देख लिए? दर्रे देख लिए। इसे रिवाइज करो, मैप बनाओ। हाथ से मैप बनाने मुश्किल से 5 से 10 30 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का समय लगेगा। तो 30 सेकंड में आप आराम से मैप बना सकते हो और फिर इन्हें राइट डाउन करो। जितनी बार राइट डाउन करोगे उतना जल्दी आपको याद होगा और उतनी देर तक याद रहेगा। तो आगे बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? आप सब जानते हैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों इसका आंसर सब जानते हैं कि भारत में तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे कहां पे? उत्तराखंड में, जो जहां सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय बाघ पाए जाते हैं यानी बाघ पाए जाते हैं, वो कहां पे पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, कहां पे? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर हमें कभी पूछ दिया तो कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर सॉरी टाइगर स्टेट, अगर हमें पूछ लिया कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं। अभी जो हाल ही में 2017 में जो जनगणना हुई थी, 2019 में जो जनगणना हुई थी टाइगरों की, तो उसमें उसके आधार पर सर्वाधिक अगर कहीं पे जो टाइगर है वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा स्थान किसका था? कर्नाटक का था। और जो उत्तराखंड का स्थान था ये तीसरे नंबर पर था। तो आपको यहाँ पे टाइगर की जनगणना से भी याद रख सकते हो। मध्य प्रदेश पहला स्थान है, कर्नाटक दूसरा स्थान है और उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। सर्वाधिक बाघ कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक दूसरे नंबर पर है और यूके क्या है? तीसरे नंबर पर है। अब बात करेंगे जो हमारे यहाँ के जो टाइगर रिजर्व हैं यानी जो नेशनल पार्क है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। साथियों आप सब जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कितने नेशनल पार्क हैं? 6 नेशनल पार्क हैं। आप सब जानते हैं सबसे पहला जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसके बारे में सब जानते हैं कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? इसका एरिया ध्यान रखोगे। अक्सर क्या पूछ लेता है? एरिया पूछ लेता है, तो आपको एरिया ध्यान रखना है। इसका एरिया कितना है? 520.82 किलोमीटर स्क्वायर। तो साथियों जिम कार्बेट नेशनल पार्क का जो एरिया है वो कितना है? 520.82 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सब जानते हैं कि जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, आपको ध्यान रखनी है, 1 जनवरी, सॉरी जनवरी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 1973 आप ध्यान रखो, या तो नवंबर ध्यान आ रहा मुझे या फिर जनवरी आ रहा। एक बार आप कंफर्म कर दो कि जनवरी है या नवंबर में है। तो मुझे तो नवंबर लग रहा है, फिर भी आप 1973 कंफर्म है, आप 1973 ध्यान रखते हो। 1973 में क्या किया गया? टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है ना। एक बार आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना कि जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है इसे टाइगर रिजर्व किस महीने को यानी किस तिथि को घोषित किया गया था। 1973 तो 100% श्योर है, लेकिन नवंबर और जनवरी में मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए आप क्या करो लिख सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आगे बात करेंगे, जैसे है गोविंद नेशनल पार्क की बात करेंगे। तो साथियों गोविंद नेशनल पार्क की बात करेंगे तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। 1980 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको यहां पे ध्यान रखना है, इसका एरिया की बात करेंगे 472 किलोमीटर स्क्वायर है। 472 472 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? इसका एरिया है। आप सब जानते होंगे कि ये कहां पे है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? उत्तरकाशी में। और जिम नेशनल का जो पार्क है वो कहां पे? आप सब जानते हैं चमोली, सॉरी नैनीताल और पौड़ी में। नैनीताल और पौड़ी में जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, और जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पे है? उत्तरकाशी में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, आप सब जानते हैं, लेकिन आप रिवाइज करो साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज करो। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी।
ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको इसका एरिया ध्यान रखना है, एरिया कितना है इसका, 624 624 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग। ठीक है, किलोमीटर वर्ग स्क्वायर की बात करेंगे, इसका एरिया है यानी 624 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। नंदा देवी का ये हो गया। 1982 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और नंदा देवी आप सब जानते हो कहां पे होगा, ये चमोली में होगा। फूलों की घाटी आप सब जानते हैं चमोली में है। अब पूछा जाएगा फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी, ये भी 1982 में हुई थी, 1982। तो साथियों 1982। तो देखो दोस्तों, नंदा देवी भी 1982, फूलों की घाटी भी 1982। अब पूछा जाएगा कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया कितना है, 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो 87.5 किलोमीटर स्क्वायर किसका है, फूलों की घाटी का है। साथियों मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें इनका मालूम होगा, लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे इतना प्रेशर रहता है कि आते आते क्वेश्चन भी हम गलत कर जाते हैं। इसलिए जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, उतना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और उतना आप क्या रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे फूलों की घाटी 1982, 87.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। राजा जी की बात करेंगे, आप सब जानते हैं 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, 1983, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है 820 क्या है इसका, 820 क्या है किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। तो 820 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका एरिया है ना। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है कहां पे है, देहरादून में है। मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप सब जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989, 1989। तो आपने यहां पे देख लिया अभी साथियों कि 1989 का मतलब ये हो गया कि सबसे जो लास्ट में जो हमारा नेशनल पार्क है, यानी सबसे नवीनतम जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला कौन सा हो गया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क हो गया। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एरिया तो वैसे सबको मालूम होगा, फिर भी एक बार रिवाइज करो, इसका एरिया कितना है, इसका जो एरिया है यहाँ पे इसका एरिया लिखता है 2390 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो साथियों 2390 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर इसका एरिया हो गया, यानी सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी यही हो गया। तो आपने रिवाइज कर लिया, अच्छी बात है। अब आगे आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश मृदा का पीएच मान कितना होता है। सरल क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है लगभग 2016-17 के आसपास। तो क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश मृदा का जो पीएच मान होता है वो होता है 5.5 से लेकर 6.5 तक। कितना होता है, 6.5 तक। अब साहित्य में जरा एक क्या करता हूं, पेन का कलर चेंज कर देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे पीएच मान की वैल्यू देखे, तो पीएच मान यानी जिनका जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें थोड़ा पीएच के वैल्यू में थोड़ा दिक्कत आती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे पीएच की बात करेंगे तो इसका पैमाना ये ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे होता है 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है, और यहाँ पे कितना होता है, 0 होगा। यानी अगर आप इस साइड की ओर चलेंगे तो वो क्या होगा, अम्लीय बढ़ेगी, और इधर चलोगे तो यह क्या होगा, क्षार। यानी इधर बढ़ोगे तो क्षार होगा, इधर बढ़ोगे तो अम्लीय होगा। अब बीच में जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। यानी जो पीएच जो स्केल होता है उसके पैमाने इस टाइप से होते हैं, 0, 7 और 14, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर हमारा जो 7 होता है वो उदासीन होता है, या तो ना तो वो अम्ल होता है ना ही वो क्षार होता है। और जो अगर हम 7 से कम चले, यानी 6, 5, 4, 3 और के चले, तो अम्लीय होता जाता है, ज्यादा ज्यादा अम्लीय होता जाता है। अगर हम 7 से ऊपर बढ़े तो वो और क्षारीय होने जाता है, यानी बेस होता जाता है। अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, कुछ पीएच वैल्यू पूछ दी जाती है, वो आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे दूध का पीएच वैल्यू पूछ दें, जैसे दूध यानी मिल्क का अगर पीएच वैल्यू पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए मिल्क का कितना होता है, 6.4, यानी ये क्या है, एक क्षार है। अगर पानी का पूछे, आप सब जानते हैं पानी ना तो अम्ल होती है ना ही क्षार, तो यानी इसका एग्जैक्ट कितना होता है, 7 होता है। तो कितना होता है, 7। अगर पूछे ब्लड की बात करेंगे, अगर रक्त का पूछ दिया जाता है ब्लड का, तो आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 7.4। आपने देखा होगा जो रक्त थोड़ा क्या होता है, खारा टाइप का होता है ना। नींबू और सिरके का भी एक साथ ध्यान रख सकते हो, नींबू की बात करेंगे और सिरके की बात करेंगे। तो सिरके की जो पीएच वैल्यू होती है वो 3 होती है, और नींबू का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 2.4। तो साथियों आपने यहाँ पे पीएच वैल्यू देखी, मोस्ट इंपोर्टेंट पीएच वैल्यू थी, यहाँ पे आप नोट डाउन करो और इन्हें अभी याद करो।
मेरे साथ याद करो दोबारा। देखो आपने क्या देखा, पर्वतीय क्षेत्रों के जो अधिकांश मृदा है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 5.5 से लेकर 6.5 तक। फिर आपने क्या देखा, पीएच स्केल देखा, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए वो जानते हैं कि 0, 7 और 14, यानी 7 से ऊपर क्या होता है, क्षार होता है, और 7 से नीचे क्या होता है, अम्लीय होता है ना। जितना हम नीचे चलते जाएंगे उसका अम्लीय मान उठता उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जितना हम आगे ऊपर बढ़ेंगे उसका क्षारीय मान उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू याद करोगे, दूध का कितना होता है 6.4, पानी का कितना होता है 7, ये क्या है, उदासीन है। ब्लड यानी रक्त की बात करेंगे तो 7.4, नींबू की बात करेंगे तो 2.4, और सिरके की बात करेंगे तो 3 होता है। तो ये इनकी कुछ पीएच वैल्यू थी, मोस्ट इंपोर्टेंट थी, आप याद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात चलेंगे साथियों, कि उत्तराखंड में किस जनपद की सीमा राज्य के 6 जनपदों से मिलती है। आपके पास है ऑप्शन देहरादून, पौड़ी, टिहरी और चमोली। साथियों मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैप स्टडी कराऊंगा, और यहां से आप क्या कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो चलिए मैप में चलेंगे साथियों। अब यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, दोबारा मैप बनाइए, मुश्किल से 30 सेकंड का समय लगेगा मैप डाउन करने में, है ना। तो देखो यहाँ पे उत्तरकाशी, सब जानते हैं ये क्या है, उत्तरकाशी हो गया, है ना। यहां पे क्या हो गया, देहरादून हो गया, ये क्या हो गया, हरिद्वार हो गया, ये क्या हो गया, टिहरी हो गया, ये क्या हो गया, पौड़ी हो गया, ये क्या हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, ये क्या हो गया, चमोली हो गया, ये क्या हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ये क्या हो गया, आपको मालूम होना चाहिए, एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए, ये क्या है, बागेश्वर हो गया, ये क्या हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये हो गया नैनीताल, ये क्या हो गया, चंपावत, और लास्ट उधम सिंह नगर, यूएसएन। अब आप यहाँ पे मैप में देखो कि किसकी सीमा कितने कितने राज्यों से लगती है, यहां से आप सारे देख सकते हो। दोस्तों सबसे पहले जैसे आप देखो रुद्रप्रयाग की देखोगे, तो रुद्रप्रयाग कितने के साथ सीमा साझा करेगा, उत्तरकाशी के साथ, टिहरी के साथ, पौड़ी के साथ और चमोली के साथ, है ना। तो कितनों के साथ साझा किया उसने, चार जिलों के साथ रुद्रप्रयाग ने अपनी सीमा साझा की। अब मोस्ट इंपोर्टेंट देखोगे, जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो आप सब जानते हैं, वो है पौड़ी है ना। पौड़ी गढ़वाल क्या करता है कि सबके साथ क्या करता है, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। तो आप यहाँ पे देखो कितनों के साथ, सबसे पहले उसने हरिद्वार के साथ, देहरादून के साथ, टिहरी के साथ, रुद्रप्रयाग के साथ, चमोली के साथ, अल्मोड़ा के साथ और नैनीताल के साथ। तो कितने हो गए, 7 हो गए। देखो हरिद्वार 1, देहरादून 2, टिहरी 3, रुद्रप्रयाग 4, चमोली 5, अल्मोड़ा 6 और नैनीताल 7। यानी सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है जिलों से वो कौन सा है, पौड़ी हो गया। तो आप यहां से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन वहां पे आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन वहां पे ये था कि जो 7 जनपदों से क्या करता है, सीमा साझा करता है। अब आप चमोली पे देखें, मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज करता हूं। अब देखो दोस्तों चमोली की बात करेंगे, चमोली की बात करेंगे, देखो सबसे पहले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो कितने लगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपने साथियों यहाँ पे देख लिया कि चमोली एक ऐसा जनपद है जो 6 जनपदों से क्या लगाता है, अपनी सीमा साझा करता है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, चमोली कितने हो गया, 6 जनपदों से हो गया। अच्छा कोई ऐसा जिला और है जिसकी 6 सीमा लगती है, तो आगे देखो। अब अल्मोड़ा के देखते हैं दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे अल्मोड़ा की बात करेंगे, तो अल्मोड़ा के साथ कौन सीमा साझा करता है, पौड़ी 1, चमोली 2, बागेश्वर 3, ठीक है, पिथौरागढ़ 4, चंपावत 5, नैनीताल 6। तो यानी अल्मोड़ा भी है। तो अल्मोड़ा की बात करेंगे, अल्मोड़ा भी कितना है, 6 है। तो आपको 2 जिले ऐसे मिल गए जो क्या कर रहे हैं, 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, है ना। और एक जिला आपको ऐसा मिल गया जो क्या कर रहा है कि कितने जिलों के साथ, 7 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो वो पौड़ी हो गया। और चमोली और अल्मोड़ा ऐसे हो गए जो 6 जिलों के साथ आपको क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन को यहां से कर सकते हो कि किस जनपद की सीमा 6 जनपदों के साथ लगती है। ऑप्शन है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली। तो आपने यहाँ पे देखा था जो पौड़ी है वो तो 7 का था, है ना, तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया। चमोली की बात करेंगे, ये बिल्कुल सही था, चमोली 6 हो गया। इसके अलावा और क्या था, अल्मोड़ा था, क्या था, अल्मोड़ा था। अल्मोड़ा भी किसके साथ, 6 के साथ क्या करती है, अपनी सीमा साझा करती है। लेकिन साथियों अब यहाँ पे आपने ये देख लिया, अच्छी बात है। अब आप बात करोगे, जैसे चंपावत की बात करोगे, पूछ लिया जाएगा चंपावत की सीमा किस किस के साथ साझा करेगी, उधम सिंह नगर,
चाहे आपको क्लॉकवाइज पूछे, एंटी क्लॉकवाइज पूछे, आपको ध्यान रखना है उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, यानी ये 4 जिलों के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहे हैं। तो ऐसे आप मैप को स्टडी करो, 2-3 बार मैप बनाओ, उसे देखो, फिर राइट डाउन करो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके माइंड में एकदम 100% क्या होगा, ये मैप बैठ जाएगा और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे सोल्व कर पाओगे। अब आपने ये तो बाहर अंदर के जिले देखे, अब बाहर से कुछ देखते हैं जिले की किन के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे, जैसे यहाँ पे कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि जैसे बिजनौर हो गया, उत्तर प्रदेश के जिले कंफ्यूजिंग होते हैं, तो यहाँ पे हम इनकी बात करेंगे। आप सबको ध्यान रखना है, जैसे देहरादून हो गया, देहरादून में कौन सा लगता है, यहाँ पे लगता है, यानी देहरादून और हरिद्वार के बीच में कौन सा लग गया, सहारनपुर। ठीक है, यहाँ पे सहारनपुर लिख दिया, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये पेड में लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देहरादून की बात करेंगे, देहरादून में कौन सा लगा, सहारनपुर लगा। हरिद्वार में क्या लगेगा, आपको ध्यान रखना है, हरिद्वार की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, यानी यहां से यहां तक क्या लगेगा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। तो आपने यहां ये भी देख लिया, देखो सहारनपुर देहरादून से हरिद्वार से लगा, मुजफ्फरनगर केवल हरिद्वार से लगा। अब आपने यहाँ पे देखा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है बिजनौर, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन बन चुका है। बिजनौर की बात करेंगे साथियों, देखो बिजनौर की बात करेंगे कहां कहां से लग रहा है, एक लग रहा है यहाँ पे आप देखो हरिद्वार से लग रहा है, एक पौड़ी से लग रहा है, इसके अलावा यहाँ पे साथियों ये नैनीताल से भी लगता है। तो नैनीताल से भी क्या लगता है, ये बिजनौर लगता है। तो आपको ध्यान रखा, बिजनौर कहां कहां से लगा, देहरादून से लगा, सॉरी ये हरिद्वार से लगा, पौड़ी गढ़वा से लगा और नैनीताल से लगा। इसके अलावा थोड़े यहाँ पे उधम सिंह नगर से भी लगता है। अब यहां से बात करोगे, उधम सिंह नगर में कुछ इंपोर्टेंट है, यानी 4 जिले लगते हैं, आपको चारों के जिलों को क्रम ध्यान रखना है, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, यानी आप ध्यान रखोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले अगर हम यहां से बात करेंगे तो उधम सिंह नगर में सबसे पहले जो यहां से लगता है वो लगता है पीलीभीत। क्या लगता है, पीलीभीत। उसके बाद अगर पीलीभीत से आगे बढ़ोगे यहां पे लगेगा बरेली। क्या लगेगा, बरेली। फिर आप इधर चलोगे पश्चिम की ओर, तो क्या लगेगा, रामपुर। क्या लगेगा, रामपुर। और फिर और पश्चिम की ओर चलोगे तो क्या लगेगा, मुरादाबाद, मुरादाबाद। तो साथियों यहाँ पे आप मैप स्टडी करो, इसे बार बार रिवाइज करो, 100% यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब जानते हैं, आपको भी मालूम है, आपने भी काफी एग्जाम दे चुके होंगे, और जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया उनको भी ध्यान रखना है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे स्लोगन है हिमालय बचाओ देश बचाओ। हिमालय बचाओ देश बचाओ का किसने दिया था, तो आप सब जानते हैं, ये भी हाल ही में चर्चा में भी रहे थे, इनका निधन भी हुआ था हाल ही में। तो आप सब जानते हैं हिमालय बचाओ देश बचाओ का जो होता वो है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा जी। कौन से हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी। अब सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में दोस्तों कुछ देखते हैं इंपोर्टेंट, आप फोटो देखिए। सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करेंगे साथियों, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927। 9 जनवरी 1927 को जन्म हुआ था। और अभी हाल ही में 21 मई, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है साथियों, 21 मई 2021, 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा जी का क्या हो गया, निधन भी हो गया। 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। तो साथियों सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से ये एक है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। तो 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था, 21 मई 2021 तक इनका निधन हुआ था। अगर इनके ग्राम की बात पूछें तो इनके गांव का जो नाम है वो है मरोड़ा गांव। क्या है, मरोड़ा। मरोड़ा ग्राम कहां पे है, घनसाली टिहरी में। तो मरोड़ा ग्राम, घनसाली टिहरी, आपको यहां हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है इनके पिताजी का नाम और इनकी पत्नी का नाम आपको स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी प्रेरणा से उन्होंने क्या किया था कि प्रकृति की ओर ये अग्रसर हुए थे, मतलब प्रकृति की ओर प्रेम इनका शुरुआत हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम था बिमला नोटियाल। क्या नाम है, यहां पे लिखता मैं बिमला नोटियाल। तो साथियों आपने यहां पे देखा बिमला नोटियाल जी क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी है। और पिताजी की बात करेंगे तो पिताजी का नाम था अंबादत्त नोटियाल। तो अंबादत्त बहुगुणा, नोटियाल तो पत्नी जी का नाम था, है बहु
तो गुणा। तो साथियों आपने यहाँ पे देखा, पिताजी का नाम अंबादत्त बहुगुणा, पत्नी जी का नाम क्या था, बिमला नोटियाल। अब आप यहाँ पे ध्यान रखोगे साथियों कि इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1981 में क्या हुआ था, 1981 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड देना चाहता, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने बोला था कि जब तक पेड़ करते रहेंगे तो मुझे ये अवार्ड नहीं मतलब चाहिए, कि मैं इसका हकदार नहीं हूं जब तक क्या होंगे कि पेड़ करते रहेंगे। तो प्रकृति के प्रेमी थे, तो 1981 में उन्होंने क्या किया था, जो पद्मश्री अवार्ड दिया जाना था उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, वापस कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, 1981 में इन्हें क्या दिया गया था, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार दिया गया था स्कॉट होम की तरफ से। अब बात करेंगे 1981। अब याद करोगे आप 1987, एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है 1987। तो 1987 में इन्हें जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था राइट लवलीहुड, राइट लाइवलीहुड। तो राइट लाइवलीहुड जो अवार्ड दिया गया था वो किसे दिया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी को, वर्ष 1987 में। और मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड जो अब हाल ही में एग्जाम में बनेगा 100%, वो होगा 2009 का क्या, पद्म विभूषण। बहुत बड़ा अवार्ड है पद्म विभूषण। आप सब जानते हैं जो पद्म पद्म विभूषण है वो सभी पद्म अवार्ड में सबसे महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं सबसे पहले पद्मश्री होता है ना, तो एक पद्म भूषण होता है, एक पद्म विभूषण होता है। तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा पद्म भूषण, और उससे छोटा पद्मश्री। तो आप यहां से कर्म याद रख सकते हो। तो 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साथियों अगर आप बहुगुणा जी की एक दो अगर किताब याद रख सकते हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम बुक की बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बन सकती है, सबसे पहले बुक आप याद रखोगे धरती की पुकार। क्या लिखोगे, धरती की पुकार। तो धरती की पुकार नामक एक बुक है किसकी, सुंदरलाल बहुगुणा जी की। इसके अलावा आप ये ध्यान रखोगे द रोड टू सर्वाइवल, इंग्लिश में है द रोड टू सर्वाइवल। तो एक बुक ये होगी धरती की पुकार, द रोड टू सर्वाइवल होगी। इसके अलावा आप याद रखोगे इंडियाज एनवायरमेंट मिथ एंड रियलिटीज। यहां पे लिखता मैं इंडिया इंडिया एनवायरमेंट मिथ एंड रियलिटीज, यानी क्या, इंडिया इन्वायरमेंट मिथ एंड रियलिटीज। तो दोस्तों ये बहुगुणा जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आप इन्हें रिवाइज करो। चलो एक बार मेरे साथ दोबारा रिवाइज करो, आपको याद हो जाएगा। 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा ग्राम में यानी घनसाली टिहरी में इनका जन्म हुआ था। 21 मई 2021 को 94 साल की उम्र में इनका निधन भी हो गया। पिताजी का नाम अंबादत्त बहुगुणा, पत्नी का नाम बिमला नोटियाल। वर्ष 1981 में इन्हें 2 अवार्ड दिए। एक सबसे पहला कौन था, वो था स्कॉट होम का वैकल्पिक नोबेल अवार्ड। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पद्मश्री दिया जाना था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया था, यानी अस्वीकार कर दिया था। फिर आप एक याद करोगे 1987 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ये 1987 में हो गया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इन सब में से भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो अवार्ड है वो है वर्ष 2009 का पद्म विभूषण अवार्ड। आप सब जानते हैं पद्म विभूषण अवार्ड पद्मश्री में सबसे बड़ा अवार्ड है। अब बात करेंगे इनकी बुक की बात करेंगे, धरती की पुकार, द रोड टू सर्वाइवल और इंडिया एनवायरमेंट मिथ एंड रियलिटीज। तो दोस्तों ये कुछ क्या थी, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप नोट डाउन करो। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। वशिष्ठ कुंड स्थित है चमोली में, टिहरी में, उत्तरकाशी में और रुद्रप्रयाग में। आप सब जानते हैं जो वशिष्ठ कुंड है वो कहां पे है, वो टिहरी में है। तो साथियों बात करेंगे आगे कुछ कुंडों के बारे में। यहाँ पे जैसे कुछ कुंड है आपको याद रखने हैं, जैसे चमोली के कुछ ठंडे कुंड है, कभी पूछ लिया जाता है कि कौन ठंडा कुंड है कौन गर्म कुंड है। तो आप ठंडे कुंड की बात करेंगे जो चमोली में है, ऋषिकेश, बेदनी कुंड, होम कुंड, हेम कुंड, गौरी कुंड, नाग कुंड। साथियों आप ध्यान रखोगे जो नागकुंड है चमोली में, टिहरी गढ़वाल में भी है, और सप्त कुंड। तो ऋषिकुंड, बेदनी, होम, हेम, गौरी, नाग और सप्त, ये कुंड कहाँ पे है, ठंडे कुंड है चमोली में है। अगर हम बात करेंगे गर्म कुंड की बात करेंगे, तो गर्म कुंड की बात करेंगे साथियों, तो गर्म कुंड की बात करेंगे जैसे सूर्य कुंड की बात करेंगे तो वो कहां पे है, यमुनोत्री में है। तो सूर्य कुंड कहां पे है, यमुनोत्री में है। अगर एक सूर्य कुंड कहां पे, पिथौरागढ़ में है, वो ठंडा कुंड है। तप्त कुंड की बात करेंगे बद्रीनाथ में है, चमोली में है।
भापकुंड की बात करेंगे तपोवन में, अभी चर्चा में भी था साथियों ये, भापकुंड तपोवन में है। गौरीकुंड की बात करेंगे, ये भी गर्म कुंड है, कहां पे है, रुद्रप्रयाग में है। भूरी अमोला कुंड गौरीकुंड के समीप ही स्थित है। और गंगानी कुंड की बात करेंगे, गंगा तीर्थ है, ये उत्तरकाशी है, यानी जहां से गंगा निकलती है। अब इसके अलावा कुछ और कुंड है, आप इन्हें ध्यान रख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे नंदी कुंड मधुगंगा नदी पर है, ये रुद्रप्रयाग में है। देवकुंड भागीरथी पे है, उत्तरकाशी में है। और एक नंदी कुंड है, ये भी है चमोली में। तो आपको एक नंदी कुंड ध्यान रखना है, मधुगंगा में, है ना। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट कुंड थे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, श्रीदेव सुमन जी का बचपन का नाम क्या था। साथियों ये क्वेश्चन आ चुका है, ये शायद मैंने भंडारपाल से या फिर वीडियो से पुटअप किया है। तो ये क्वेश्चन है, जैसे श्रीदेव सुमन जी का बचपन का नाम क्या था। कमल नयन, परशुराम, श्रीदत्त बडोनी और हरिराम। तो आप सब जानते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, क्या है ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, श्री दत्त बडोनी जी। तो श्री दत्त बडोनी जी श्रीदेव सुमन जी का बचपन का नाम था। अब श्रीदेव सुमन जी की बात करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखो आप। सबसे पहले आप याद रखोगे 15 मई, क्या है 15 मई 1915, 15 मई 1915 कहां पे, जोलग्राम टिहरी में इनका जन्म हुआ था। और 25 जुलाई 1944 को ये क्या हो गए, शहीद हो गए थे। तो 25 जुलाई 1944 को क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, यानी अनशन करने के बाद 84 दिनों का अनशन किया था और उसके बाद शहीद हो गए थे। तो 15 मई 1915 जोलग्राम टिहरी में इनका जन्म हुआ था और 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखोगे, हाल ही में जो क्वेश्चन भी बना था एक, जो श्रीदेव सुमन जी है उनकी पत्नी का नाम पूछ लिया था। तो पत्नी जी का नाम आपको ध्यान रखना है, उनकी पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी, विनय लक्ष्मी। तो विनय लक्ष्मी जी श्रीदेव सुमन जी की पत्नी थी। इसके अलावा दोस्तों जब ऑप्शन में आया था तो विजय लक्ष्मी, विनय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, कुछ ऐसे ऑप्शन में मतलब कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है विनय लक्ष्मी। तो विनय लक्ष्मी श्रीदेव सुमन जी की पत्नी थी। अब याद रखोगे, अब यहां से क्या याद रखोगे, जैसे अब जो सुमन जी है इनके पिताजी का नाम याद रखना चाहते हो आप, क्या याद रखोगे, हरि राम बडोनी। तो आपको सबसे पहले तो आपको इनके कास्ट पता चल गई होगी, क्या होंगे, बडोनी जी होंगे। तो कभी पूछ लिया जाए कि श्रीदेव सुमन जी का कास्ट क्या है, तो बडोनी जी है। माता जी का नाम याद करेंगे तो तारा देवी जी है, क्या है, तारा देवी। तो साथियों आपने यहाँ पे श्रीदेव सुमन जी के बारे में कुछ देखा। सबसे पहले देखा आपने 15 मई 1915 को क्या हुआ था, जन्म हुआ था, कहां पे, जोलग्राम टिहरी में। 25 जुलाई 1944 को शहीद हो गए थे। विनय लक्ष्मी जी इनकी पत्नी का नाम था, हरिदत्त राम बडोनी जी इनके पिता का नाम, और तारादत्त देवी क्या था, इनकी माता जी का नाम। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये इंपोर्टेंट था। आगे बात करेंगे, लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित है। तो साथियों ऑप्शन है, लोक गायिका जो कबूतरी देवी जी है वो किस स्थान से संबंधित है। तो वैसे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है साथियों। जैसे लोक गायिका कबूतरी देवी जी है, वर्तमान में जो ये हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था चंपावत में। ऑप्शन नंबर बी, चंपावत में जन्म हुआ था। लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा था जब इनकी शादी हुई थी तो पिथौरागढ़ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पिथौरागढ़ के कीचड़ गांव में। तो वैसे तो इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, चंपावत में हुआ था। अब साथियों यहां से आप क्या ध्यान रखोगे, इनके पति का नाम ध्यान रख सकते हो, दीवानी राम जी क्या था, इनके पति का नाम था। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे आप कबूतरी देवी जी जानते हो कि ये लोक गायिका थी। एक क्वेश्चन आता है बसंती देवी जी के बारे में, ये क्या थी, बसंती देवी जी, उत्तराखंड की शान बसंती देवी जी, कबूतरी देवी जी। तो बसंती देवी जी की बात करेंगे, ये चमोली से संबंधित है। लुआली गांव क्या है, लुआली गांव चमोली। तो लुआली गांव चमोली से संबंधित है। एक जागर गायिका है, क्या है, जागर गायिका। तो साथियों ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नाम थे, इंपोर्टेंट प्रश्न थे, आपने देखा होगा। निश्चित ही अगर आप एक या दो बार इसे रिवाइज करोगे, राइट डाउन करोगे, तो 100% आपको इसमें क्या होगा कि जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम है। तो साथियों ये था कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।